अब देखो, ये है बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे पहले ये समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर किस किस चीज़ को लेकर के है ना। तो अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये लड़ाई हो रही है किस चीज़ को लेकर के। एक तरफ है फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ है आपका डीपीएसपी, है ना। एक तरफ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की लड़ाई हो रही, दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल 13 की लड़ाई हो रही है और आर्टिकल 368 की लड़ाई हो रही। पूरा जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, ये इसी में इर्द गिर्द घूम रहा है ना, ये इसी में इर्द गिर्द घूम रहा है आपको, ठीक। मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, या तो फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में टकराहट हो रही होगी, या तो आर्टिकल 13 में, या तो 10368 में टकराहट हो रही, या तो एक तरफ जुडिशियरी है ना, एक तरफ न्यायपालिका है, दूसरी तरफ क्या है, विधायिका है, मतलब लेजिस्लेचर में टकराहट हो रही, समझा क्या। तो पूरा जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो लड़ाई है, उसी को ही हम, इसी में से कुछ जो एक निष्कर्ष निकलेगा, है ना, इन्हीं का ही जो एक निष्कर्ष निकलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी कि भाई एक तरफ आर्टिकल 13 बनाम 368, एक तरफ फंडामेंटल राइट बनाम डीपीएसपी, एक तरफ न्यायपालिका बनाम विधायिका, है ना, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी चीज़ समझते हैं। अब देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने क्या करा, एक तरफ डीपीएसपी दे दिया था, है ना, एक तरफ डीपीएसपी दे दिया, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट दे दिया। डीपीएसपी दे दिया, इसमें बोल दिया कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि इन डीपीएसपी में क्या है, प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है, उनको स्टेट को फॉलो करना है और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लागू करवाना है, समझ में क्या। और दूसरी तरफ आपने फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया है ना, प्रॉपर्टी दे दी है। तो अब एक बात बताओ, आपने डीपीएसपी में बोला कि भाई कुछ आपको ये चीज़ें लागू करानी है ना, और दूसरी जगह आपने फंडामेंटल राइट में मूल अधिकार दे दिया लोगों को प्रॉपर्टी का। तो अब बताओ, अब ऐसा होगा ना कि मैं डीपीएसपी के कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा, इसकी कुछ चीज़ें लागू करवाऊंगा, तो हो सकता है वो किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट से टकराहट होगी, है ना। तो भाई बस यही है, ये एक जगह ये लिख दिया, एक जगह ये लिख दिया, एक जगह बोला कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि ये सब चीज़ें वो करे, और एक जगह दूसरी जगह फंडामेंटल राइट में उनको प्रोटेक्शन दे दिया। तो बस अब इन दोनों में क्या होगा, ये बनाम ये, मतलब यहाँ से ये टकराएगा, यहाँ से ये टकराएगा। अब रिजल्ट, अब बताओ इसमें से आप महत्व किसको दोगे, दो में से कोई एक चीज या तो लागू करोगे या तो नहीं लागू करोगे उस चीज को। तो अब यही चीज है, इसी का ही पूरा कंटेक्स्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में हमको बताता है, समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये सारा गड़बड़ चल रहा था, तो अब ये मैटर गया कि भाई क्या किया जाए, आखिर में किसको मान्यता दी जाए। तो ये केस जाता है जिसमें बोलते हैं हम चंपकम दुराईराजन केस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी चालू होती है, ठीक। तो अब देखते हैं क्या है, यहाँ है आपका चंपकम दुराईराजन केस, दुराईराजन केस, ठीक। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ चीजें बातें क्लियरिफाई की, है ना। वो बोलती है कि देखो भैया, अगर फंडामेंटल राइट है उसका टकराहट हो रहा है किससे, डीपीएसपी से, है ना, मतलब एक तरफ है फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ है डीपीएसपी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो डीपीएसपी होते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट के नीचे है, फंडामेंटल राइट ऊपर है और इसके नीचे आएंगे डीपीएसपी, समझा क्या। मतलब डीपीएसपी क्या है, सब्सिडियरी है, किसके किसके सब्सिडियरी है, ये सब्सिडियरी हो जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट, समझा क्या। मतलब क्या है कि भाई अगर इन दोनों में टकराहट होगी तो ये मान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, समझा क्या। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते। आप एक काम करो, इसमें संशोधन कर दो और उसको हटा करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, समझा क्या। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या बोली, पहली बात कि दोनों में प्रधान कौन सा होगा, ये प्रधान होगा, ये इसके नीचे है, समझा क्या। मतलब जब इन दो, ये वाला प्रधान हो गया, मतलब ये वाला प्रिवेल करेगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, समझा क्या। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको हम अमेंड नहीं कर सकते, वो बोला कि इसको आप अमेंड कर सकते हो, है ना, अमेंड कर सकते हो। लेकिन इसको अमेंड कैसे करोगे, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते आप, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, समझा क्या। तो यहाँ पर इसने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब एक सिग्नल दे दिया कि भाई चलो आप फंडामेंटल राइट को टकराहट नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट करो, अगर जिस फंडामेंटल राइट से वो टकरा रहा है उस फंडामेंटल राइट को हटा दो आप,
है ना, मतलब लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? संविधान संशोधन करके। समझा क्या? संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल 368 का यूज करके करोगे आप, है ना, इसी का यूज करके तो हम 368 का यूज कर, मतलब ऑर्डिनरी तरीके से नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा आप। समझा क्या? ये इसका जब यूज करेंगे तो स्पेशल तरीका हो जाएगा। हाँ, ये स्पेशल तरीका होगा। समझा क्या? तो बस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया किसको? कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को या फिर लेजिस्लेचर को, दोनों को। बस सरकार का हाथ खुल गए, सरकार ने पहला संविधान संशोधन ले आई। समझा क्या? सरकार को ग्रीन सिग्नल मिल गया इधर से, उसने पहला संविधान संशोधन ले आया। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा है? अब यहाँ से देखो बॉल चलेगी। पहली बॉल किसके पास थी? अभी देखा, जुडिशियरी के पास, है ना। दूसरी बॉल आ गई इसके पास, विधायिका के पास, लेजिस्लेचर के पास। तो अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आई। ठीक है, अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ? ठीक है, देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोलता है, इसने पहली एक 9th शेड्यूल जैसा कंसेप्ट ले आया है ना, 9th शेड्यूल जैसा कंसेप्ट ले आया है। इसमें ये बोलता है कि ये एक, मान लो एक केबिन है, इस ये केबिन को बोल रहा है 9th शेड्यूल, है ना, 9th शेड्यूल। अब ये 9th शेड्यूल को, इसके अंदर कोई भी नियम कानून आ गए अगर एक बार, है ना, यहाँ से ये स्टेट के भी लॉज हो सकते हैं, ये यूनियन के भी लॉज हो सकते हैं ना, ये यूनियन के भी लॉज हो सकते हैं। इस केबिन के अंदर कोई सा भी नियम कानून आ गया, है ना, तो अब जुडिशियल रिव्यू इसका कर ही नहीं सकती। समझ में आ गया? मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। मतलब ये जब एक्ट ये बाहर होगा तभी तो इसको जांच पाएगी। ये तो हमने अंदर डाल दिया 9th शेड्यूल के अंदर। जब 9th शेड्यूल के अंदर हमने डाल दिया तो क्या होगा? बस ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर चला गया, ऐसा इसमें लिखवा दिया गया। समझा गया? और यहाँ पे कोई भी एक्ट डाल दो आप, बस अब वो जुडिशियल रिव्यू का नहीं हो पाएगा। तो ये चीज कर दिया फर्स्ट शेड्यूल। इसके अलावा उसने 2 आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 31A जोड़ा, आर्टिकल 31B जोड़ा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो आर्टिकल 31A 31B, आर्टिकल 31 में क्या जोड़ा उसने? आर्टिकल 31A में देखो क्या बोलता है, वो 5 तरीके के हैं, 5 मतलब मैटर्स बोल दिए, 5 मैटर्स उसमें मेंशन है। बोला गया कि भाई इससे रिलेटेड अगर हम नियम कानून बनाते हैं, है ना, इससे रिलेटेड अगर हम नियम कानून बनाते हैं, इससे रिलेटेड अगर हम नियम कानून बना रहे हैं तो मान्य कौन सा होगा? ये लॉज मान्य होंगे, फंडामेंटल राइट मान्य नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर ये 14 और 19 से टकरा रहा है, मान लो ये 5 मैटर जो लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 मैटर हैं, ये मैंने उठाया, ये मान लो आर्टिकल 14 और 19 से टकरा रहा है, मान्य कौन सा होगा? ये मान्य होगा, है ना। ये 14 और 19 मान्य नहीं होगा, ये बोल दिया काहे में? 31A में लिखा है। अब 31B में क्या लिखा हुआ है? 31B में वही 9th शेड्यूल की बात कर रहा है वो। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। ठीक है, अभी आगे और बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 ये और ये ऐड कर दिए गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब काहे से डील कर रहे हैं? ये सब डील कर रहे हैं आपका प्रॉपर्टी को कर्टेल करने से, है ना। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको ये छीनना चाहते थे, है ना, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे छीनने की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब पहला संविधान संशोधन लाया गया, 9वीं सूची में वो कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है? अभी आएंगे इस पे इसमें। ठीक है, वापस आएंगे अभी जब इकट्ठा 31B और 31C करेंगे। ठीक है, अभी 31B और A और B में याद रखना क्या है, ये काहे से रिलेटेड है? लॉस को आपसे छीन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या बोला मैंने? 9th शेड्यूल ऐड किया, 31A ऐड किया, 31B ऐड किया। ठीक है, ये सब चीजों को क्या किया गया? इसको चैलेंज किया गया। अभी एक और आ जाएगा धीरे से, 31C, सब इकट्ठा देखेंगे। 31A में क्या है, 31B में क्या है, 31C में, बट अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो अभी रिलेवेंट है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया? इसको चैलेंज किया गया। ये केस गया जिसको बोलते हैं हम शंकरी प्रसाद केस। ठीक, तो ये आ गया आपके पास शंकरी प्रसाद केस। अब शंकरी प्रसाद केस ये हुआ था आपका 1951 में, ये अमेंडमेंट भी जो हुआ था वो 1951 की बात है। तुरंत ही उसको जुडिशियरी में चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलती है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि देखो जो आर्टिकल 368 है ना, इसके तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है ना। 368 के पास, पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट हैज पावर, है ना, टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में वो कहीं भी अमेंड कर सकती है भाई, ये उसको पावर मिल रही है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट,
है ना, वो इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, ये पावर बता दिए गए, ठीक है। अब रही बात आर्टिकल 13 की, आर्टिकल 13 के तहत क्या होता है, इसी के तहत तो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, जुडिशियल रिव्यू इसी आर्टिकल के तहत होता है। मतलब क्या है कि अगर मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 13 के तहत मान लो कि पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है ना, लेकिन ये बोलती है कि ये वाली जो हमारे पास पावर है ना, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस के लिए, ऑर्डिनरी लॉस के लिए, ये स्पेशल लॉस को कवर नहीं करती, ये स्पेशल लॉस के लिए नहीं है। स्पेशल लॉस किसको बोल रही है, जो हम 368 का यूज करके अगर अमेंड करेंगे ना तो वो कहला जाएंगे स्पेशल लॉस। और जब हम स्पेशल लॉस बोल दिए उनको, और स्पेशल लॉस की तो हमारे पास पावर ही नहीं है जुडिशियल रिव्यू करने की, तो बस कौन प्रधान हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 368। मतलब यहाँ पे 13 और इसमें टकराहट होगी 368 में, तो खुद ही जुडिशियरी एक्सेप्ट करती है कि ये वाला प्राइमरी है, समझा गया। मतलब हमारे पास ये जो न्यायिक समीक्षा की पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो ऑर्डिनरी लॉ है। ऑर्डिनरी लॉ किसको बोलोगे, जो आर्टिकल 368 का यूज करके नहीं कर रही है। वो मान लो आर्टिकल 3 करके यूज कर रही है, आर्टिकल 3 में भी नया स्टेट बना सकते हैं हम, उसके लिए 368 करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब उसमें अगर करके, उसमें भी तो संविधान में चेंज हो रहे हैं, तो उस वो अगर कर रही है तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसने 368 का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर वो 368 का यूज करेगी तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, समझा क्या। तो अगेन इसने बॉल किसको दे दी, ठीक है, पार्लियामेंट को दे दी। तो अब बस पार्लियामेंट के पास फिर बॉल आ गई, पार्लियामेंट ने फिर पटका और बोला 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए। ये फिर अगेन कहाँ से डील करते हैं, वही भाई इसमें से बहुत सारे एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, और डील कहाँ से करते हैं, वही डीपीएसपीज को लागू कराने के लिए बहुत सारा ये कर दिया, समझा क्या, और उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। फिर लोग पगला गए, बोले कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो कोई से भी लॉज ला करके आप 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हो, कैसे भी लॉज ला के 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हो। तो मतलब इस हिसाब से संविधान ने फिर दिया ही क्यों हमको राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, तो देना ही नहीं था, ये तो बेवकूफ बना रहे हो आप, क्लियर कट। तो अब क्या हुआ, इस चीज को लेकर के फाइनल अब बहुत सारे लोगों का पिटीशन बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत सारे केसेस आने लगे इस चीज को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट दे दी कि भाई तुम सर्वोपरि हो गए, जो कर चाहे वो कर सकते हो। तो भाई अब लोगों को, जुडिशियरी को भी लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो फाइनली ये सारे बहुत सारे पिटीशन बढ़ने लगे, सबको सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा उठाया और एक केस में रख दिया, जिसका नाम है गोलकनाथ केस, ठीक है। तो अब जो आएगा वो है गोलकनाथ केस, ठीक। अब गोलकनाथ केस में क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, ये है 1967 का केस, ठीक है। 1967 में ये बोलती है, ठीक है, ये बोल रही है कि देखो पहले जो भी जजमेंट दिए ना सबको रिवर्स कर दी, है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने जितने भी जजमेंट दे दिए सब रिवर्स कर दिए, उसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देती है अपना जजमेंट, अर्लियर जजमेंट, है ना, अर्लियर जजमेंट्स को क्या कर देती है, मतलब रिवर्स कर दी, पलट दी, ठीक है। अब ये क्या बोलती है, देखो अभी क्या बोला कि आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 के तहत क्या 368 आता है कि नहीं, पहले क्या बोल रही थी, नहीं आता है। अब बोलती है कि आर्टिकल 13 इंक्लूड करता है भाई 368। पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, है ना, जो हमने आपको बोल दिया था कि मतलब अब क्या है, अब ये है कि भाई इवन अगर आप 368 का यूज करोगे उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर लेंगे। मतलब 13 और इसका अगर टकराहट होगा 368 का तो ये वाला मान्य हो गया इस बार, पिछली बार उसने गलती कर दी थी, समझा क्या। मतलब क्या है, और एक चीज क्या बोलती है, देखो और क्या बोलती है, अभी क्या बोल दिया कि भाई आर्टिकल, पहले क्या बोल रहा था, अर्लियर ये बोला था ना कि आर्टिकल 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। इस केस में क्या बोलती है, देखो बोलती है फंडामेंटल राइट जो है ना वो आपके इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, हटाए नहीं जा सकते, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। मतलब क्या है, एक बार जो दे दिए गया ना अब उनको आप हटा नहीं सकते, समझ में, एक बार आपने अगर इनको दे दिया तो अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दे दिया, अब इसको आप ले नहीं सकते, है ना। तो कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, ये बोल दिया किसमें, ये बोल दिया आपका गोलकनाथ केस में कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ये इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं है कि हटा दोगे जब चाहोगे तब आप, समझ में क्या, ये नहीं हटाए जा सकते, जो दे दिया तो दे दिया। और रही बात यहाँ पे आपके पास ये जो है, यहाँ पे ये वाला कौन सा आप जिसकी बात कर रहे हो 368 का, तो उसने बोला कि एक काम करो चैप्टर रीड करो तुम ढंग से, उसमें ये मेरे को दिखा दो कहाँ लिखा है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था पहले, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ प्रोसीजर का मेंशन था, है ना, प्रोसीजर मेंशन था, इसमें पावर वर्ड है ही नहीं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपके पास पावर हो गई, है ना, हमने पिछली बार गलत इंटरप्रेट कर लिया था, उसमें भाई पावर तो लिखा ही नहीं है, तो आपके पास पावर है ही नहीं अमेंड करने की, समझ में आया? उसमें सिर्फ प्रोसीजर दिया है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करेंगे तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है ना, ठीक है, ठीक। 368 सिर्फ क्या मेंशन करता है, प्रोसीजर करता है, पावर नहीं है कि आप पावर इसका यूज करके आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, समझा क्या? और दूसरी बात क्या बोली उसने कि भाई आर्टिकल 13 तो ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू काहे में दिया है, आर्टिकल 13 में दिया है, 13 के तहत हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो आप चाहे आप ऑर्डिनरी लॉ से करो या स्पेशल लॉ से करो, स्पेशल लॉ से करो, हम दोनों ही केस में क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू कर लेंगे, समझा क्या? ठीक है, तो ये इतना बोल दिया इसमें, फिर दिमाग खराब किसका, लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर और उस समय रही इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी बोलती है कि भाई ठीक है तुमने अपना दिखा दिया, अब हम भी दिखा देते हैं आप। तो सबसे पहले उन्होंने 24वां संविधान संशोधन लेके आई, है ना, उसके साथ साथ 25वां संविधान संशोधन लेके आई। अब ये ऐसा कुछ इसमें लिखवा देंगी कि जुडिशियरी देख के डर जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये बोलती हैं, चलो क्या बोल रहे थे तुम कि हमारे पास पावर नहीं है अमेंड करने की, चलो हम पूरा आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे दो चीज कर दिया, यहाँ पे आर्टिकल 368 उठाया, है ना, और इसको अमेंड कर दिया। पहले ये बोलते कि पावर नहीं है, तो इन्होंने बोला लो लिखा है इसमें पावर, लिखवा दिया उसमें। अब ये क्या रीड करता है, अब लिखा है इसमें पावर एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, समझा क्या? अब ये बोलता है, पहले ये वर्ड ही नहीं लिखा था, तो उन्होंने इनको बता दिया कि भाई वर्ड नहीं लिखा, तो बोले तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लिखवा देंगे, 2 मिनट तो लगता है हम, तो लिखवा दिया उन्होंने, ठीक है। तो पावर, अब रही बात, आप क्या बोल रहे थे कि आर्टिकल 13 के अंदर 368 आता है ना, तो अब बोल दिया कि ये लो आर्टिकल 13 में भी अमेंड कर देते हैं। तो आर्टिकल 13 को उठाया और उसमें यह लिखवा दिया गया कि अगर पार्लियामेंट इफ यूज्ड 368, अगर हमने ये यूज कर लिया ना भैया, तो ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू होगा, आउटसाइड आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 ये 13 में ही लिखवा दिया, बोला कि तुम्हारे पास है, तुम देखते हो बार बार आर्टिकल 13, तो 13 का चौथा वाला पढ़ लो क्या लिखा है, 13 के चौथे में लिखवा दिया, 13 का 4th क्लॉज क्लियर कट बोल्ड लेटर्स में लिखवा दिया कि भाई अगर हम 368 का यूज करेंगे, तो जो आप बार बार बोल रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के तहत हम 368 को भी इंक्लूड करते हैं, अब ये चीज हमने उसी में ही लिखवा दी कि ये इंक्लूड नहीं होता है, समझा क्या? तो अगर आप 38 का क्लॉज 4 पढ़ोगे, उसमें ये चीज लिखी हुई है कि भाई आर्टिकल 13 का जब हम यूज करेंगे ना, मतलब जब हम 368 का यूज करेंगे तो आर्टिकल 13 के बाहर रहेगा वो, ठीक है, क्लियर है? ये तो इसमें लिखवा दी उसने, मतलब पावर भी है, प्रोसीजर भी है, और 368 13 के बाहर भी है। अब आ जाओ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब 25th में क्या बोलती है वो, अब एक नया आर्टिकल जोड़ दी, आर्टिकल ये बोलती है, ये आर्टिकल 39 का बी और सी जब हम लागू करेंगे, ये कहाँ पे लिखा है, 31 का सी में लिखा है, समझा क्या? ठीक है, 31 के सी में ये लिखा है कि अगर हम 39 का बी और सी को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, और भले ही आपका फंडामेंटल राइट से टकराहट होगी, कौन से 19, 14, 19 और 31, इनसे अगर टकराहट हो रही है आर्टिकल 39 बी और सी की, तो मतलब ये क्या है, ये डीपीएसपी है। बड़ी देर से तो बोल रहे थे फंडामेंटल राइट ये प्रधान होंगे, डीपीएसपी होंगे ही नहीं, है ना, ये बोल रही थी बार बार जुडिशियरी। तो बस इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर इन दोनों में टकराहट हो गई 39 का बी एंड सी में, एक तरफ ये, दूसरी तरफ कौन, 14, 19 और 31, तो मान्य कौन सा होगा, ये माला मान्य होगा, ये नहीं होगा, समझा क्या? तो ये हो गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीजें बता दी, समझा क्या? ठीक है, तो मतलब ये चीजें उसने बोल दी किसमें, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल में। और एक चीज और लिखवा दी, ये तो क्लॉज 1 में लिखवा दिया, क्लॉज 2 में क्या बोलते हैं, क्लॉज 2 में ये बोलती है कि भाई यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे तो लिखवा दिया कि ये मान्य होगा, है ना, कि भाई अगर हम 39 बी और सी को अगर वो करते हैं तो ये मान्य होगा, ये तो इसने बोल दिया। लेकिन ये बोलती है कि अगर हम मान लो कि यहाँ पे बोला ना कि भाई हम ये सब चीज काहे से डील करते हैं, एक तो रिसोर्स का कंसंट्रेशन नहीं होना है, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, इन रिसोर्सेज का। अब मान लो कि भाई इस चीज को, ये तो लिखा हुआ है
और हम एक्चुअली में इसको अगर लागू भी नहीं करवाएंगे ना, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर। ये तो हमने लिखवा दिया, और मान लो हमने प्रॉपर्टी ले लिया आपसे रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, और हम अब प्रॉपर्टी ले लिया, अब उसको लागू भी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बोले थे कि हम मान लो कि भाई ये रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि हम एक रोड के लिए हमने बहुत सारी जमीन ले ली थी, है ना, रोड बनाने के लिए, मतलब वो अब हम उसमें रोड बना, अगर हम नहीं भी बना रहे रोड, तो अब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर के कि हम इस चीज़ को लागू नहीं करवा रहे। ये चीज़ इसके क्लॉज बी में लिख दी थी, समझा गया। इतना खतरनाक लिखवा दिया गया। पहला तो ये चीज़ जो ये बोल दिया कि ये मान्य होगा, दूसरा बोल दिया कि अगर भाई इससे रिलेटेड हमने कोई एक्शन लिया है ना, उसको बोला था कि लागू करवाएंगे, और मान लो अभी लागू नहीं करवाया है, तब भी आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि इसको लागू क्यों नहीं करवाया, समझा गया। तो ये है आपका, ये बोलता है, ठीक है, क्लियर, ये बोलता है। अब देखो, अब ये चीज आपको लगता है कि ऐसे रहने दिया जाएगा? नहीं, इसको चैलेंज किया जाएगा। इसको चैलेंज किया गया कहीं में, केशवानंद भारती केस में, समझा क्या। केशवानंद भारती ने, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो क्या करा इस केस में, ये जो 24th में जो भी लिखा था, 25th में जो भी लिखा था, उस दोनों को वैलिड ठहरा दिया। बोला कि ठीक है भाई, आप ठीक हो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा मान लो, ठीक है। दूसरा ये बोलता है, लेकिन ये जो 25th का जो सेकंड वाला लिखा था ना, कि अगर हम इसको लागू नहीं भी करवाएंगे तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोला ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि भाई इसका तो कोई, आप अपनी बात के तो रहो कम से कम, जो बोल रहे हो तो ठीक है, ठीक है। और रही बात आप जो वो बोल रहे थे कि 24th में कि हमारे आपके पास पावर है, प्रोसीजर है, दोनों है, तो चलो पावर भी आपके पास, प्रोसीजर भी। आप ये बोल रहे हो कि आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, किसका, 368 का, ठीक है ना, ये बात बोला। इसमें अभी उसने कुछ नहीं बोला, यहाँ पे साइलेंट रही, है ना, यहाँ पे साइलेंट रही, ठीक है। लेकिन 368 को लेकर के वो ये बोलती है कि आपके पास ये तो है, पावर तो है, बट आपके पास एक लिमिटेड पावर है ना। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी अमेंड कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है। आपके पास, आप बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करोगे, समझा क्या, मूल ढांचा को बिना अफेक्ट करें आप मान लेते हैं कि भाई आप सर बहुत पावर है आपके पास, आप अमेंड कर सकते हो कोई भी पार्ट में, ठीक है भाई कर लो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप 368 का यूज करके अमेंड कर सकते हो, ठीक है, मान लिया अमेंड कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करोगे, समझा क्या। तो यहाँ पे बोला कि 368 जो है आपको इनेबल नहीं करता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हो। 368 के तहत आप बोल रहे थे कि आपके पास पावर है, ठीक है, आपके पास पावर है, आप अमेंड कर सकते हो, इवन फंडामेंटल राइट में भी अमेंड कर सकते हो, हम ये भी मानते हैं। बट देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी है, ये तो मानो कि भाई उसको तो अमेंड नहीं कर सकते ना, तो वो बोलती है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, ये बोल दिया गया, समझा क्या। ये तो मतलब वो बोल रही थी कि हम अमेंड कर सकते हैं, इसने बोल दिया अमेंड नहीं कर सकते। फिर अगेन किस पे जाएगा, फिर गई लेजिस्लेचर के पास। अब लेजिस्लेचर को समझ में आया यार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बताया ही नहीं, तो ऐसे तो कल को कुछ भी बोल दोगे बेसिक स्ट्रक्चर, तो फिर हमारी तो लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये बोले क्या करे जाए, तो बोले कि एक काम करते हैं ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ही है, तो 2 अमेंडमेंट लेके आते हैं। पहला एक 39th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। 39 में क्या बोलती है, मतलब इसमें क्या लिखा था कि जो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है ना, फिर जो आपका स्पीकर हो गए, है ना, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनसे रिलेटेड अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, इनसे रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट है तो वो कहाँ पे नहीं जाएगा, जुडिशियरी में नहीं जाएगा, समझा गया, ये जुडिशियरी में नहीं जाएगा, ये जुडिशियरी में नहीं जाएगा, मतलब आउटसाइड द जुडिशियरी रहेगा। फिर ये किस में जाएगा, तो ये बोलती है कि हम उसके लिए एक नई अथॉरिटी बनाएंगे, ट्रिब्यूनल जैसा कोई चीज़ है वो देखेगा। अब ये क्यों हुआ था, राजनारायण वाला केस हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी पे करप्शन करने का वो लग गया था चार्ज, तो इसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने लाया था कि जुडिशियरी ना चले जाए, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो इलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि कैंसिल कर दिया गया था बाद में, समझा गया। तो बट उसके पहले इन्होंने ये गेम खेला, ये ट्रम्प कार्ड खेला, समझा गया। तो यहाँ पर फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको क्या करा जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कब, जिसको बोलते हैं हम इंदिरा नेहरू केस, इंदिरा नेहरू केस, नेहरू केस, है ना, ये 1975 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, समझ गया कि भाई ये गलत है एकदम, ठीक। इसी के बाद तो फिर इमरजेंसी लगा दी थी वो, समझा गया। तो ये 1975 हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना क्या बोली 39 में। 42 में क्या बोलती हैं, 42 में देखो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गए 368 में, 368 में चौथा क्लॉज और 5वां क्लॉज जोड़ दिया,
ठीक है। अब 368 में पहले क्या बोला था कि पावर नहीं थी, पावर भी लिख गई, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं कर सकते। अब 368 और ये दो चीज़ जोड़ दिया, और इन दोनों चीज़ में क्या लिख दिया पता है, इसमें वो लिखती है, वो बोलती है कि भाई पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, पार्लियामेंट के पास कोई रोक टोक नहीं है, पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इसको पूरे इंडिया में कोई भी अथॉरिटी चेक नहीं कर सकती, कोई भी अथॉरिटी इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती, इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। ये 4 और 5 में लिखवा दिया गया। समझा क्या मतलब, क्या है यहाँ पर वो बोल दी कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है ना। ये 4 और 5 इतना ज़्यादा पावर ले ली, उसमें बोल देती हैं अगर 368 का यूज़ करके हम अमेंड कर रहे हैं तो इंडिया में कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो क्वेश्चन ना कर सके। मतलब ये वैसे ही चाह रही है जैसे जो ब्रिटेन में की जो संसद होती है ना सोवरेन हो जाए, तो यहाँ पे वो पार्लियामेंट को सोवरेन बनाने की कोशिश करती है, इसकी संप्रभुता बनाने की कोशिश कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि भाई संप्रभुता तो संविधान की है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमको है, तो बस इसको अगले मिनर्वा मिल्स में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो 368 का क्लॉज 4 और 5 जोड़ा गया, ठीक है, इसमें बोल दिया गया, ठीक 368 का क्लॉज 4 और 5 जोड़ा गया, और इसमें ये बोल दिया गया। दूसरा चीज अभी तक क्या हो रहा था, अर्लियर क्या बताया था मैंने आपको 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि आर्टिकल 39 बी और सी को अगर लागू करेंगे और 14, 19 और 31 टकराएगा तो ये मान्य होगा। अब ये बोलती है कि ये सिर्फ 39 बी और सी नहीं, सारे डीपीएसपी मान्य होंगे। तो ये बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ इसके लिए क्यों सीमित रहे, सारे डीपीएसपी को करो। बोले कि सारे डीपीएसपी अगर टकरा रहे हैं आर्टिकल 19, 14 और 31 से तो डीपीएसपी ही मान्य होंगे, ठीक है, ये बोल दिया। अब आपको लगता है ये टिकेगा? नहीं टिकेगा। ये 42nd को चैलेंज किया गया काहे में, मिनर्वा मिल्स में, है ना। तो मिनर्वा मिल्स में चैलेंज किया गया, मिनर्वा मिल्स में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। समझा गया मतलब, ये जो चीजें इसमें लिखवा दी गई थी वो क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बट मिनर्वा मिल्स में एक चीज अच्छी बोली उसने, ठीक है ना, मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज अच्छी बोली कि भाई देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये संविधान, और ये टिका हुआ है, एक पे नहीं टिका हुआ है। ऐसे तो लड़ाई चलती रहेगी, एक तरफ बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स है, एक तरफ बोलती है डीपीएसपी है। भाई दोनों के बीच में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में हार्मनी बनाना बहुत जरूरी है। हम इसको महत्व देंगे तो ये नहीं लागू कर पाएंगे, इसको महत्व देंगे तो भाई लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं बच पाएगा। तो एक काम करो ना, दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ। तो यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन दी है जिनको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोलती हैं, ये दोनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेड रॉक है ना, दोनों का ही बिना कॉन्स्टिट्यूशन चल ही नहीं सकता। ये वैसे ही है जैसे कार होती है, कार में जो व्हील्स होते हैं, आगे के पीछे व्हील्स काम नहीं करेंगे तो कार नहीं चलेगी, पीछे के व्हील्स काम नहीं करेंगे तो कार नहीं चलेगी। मतलब दोनों का चलना बहुत जरूरी है, समझ गया। तो ये चीज उसने यहाँ पे बोल दी। और क्या बोलती है, रही बात अमेंडमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप पर सिर्फ क्या बोलता है, आप पे कन्फर करता है क्या, लिमिटेड अमेंडिंग पावर है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, एक ये नहीं कि कुछ भी अमेंड कर सकते, लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, ठीक है ना। मतलब अगर आप चाहते हो इवन फंडामेंटल राइट्स को भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करना है, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, समझा क्या। तो मिनर्वा मिल्स में ये चीजें उन्होंने बोल दी, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूं कि अब बाद में तो फिर आपको पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था, है ना, 44वां संविधान संशोधन। इसने क्या करा, जो वो है ना, जो फंडामेंटल राइट था 31 में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, इसको यहाँ से खत्म कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। बोला कि ये प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी तो अभी भी रहेगी आपके पास, लेकिन वो कैसी नहीं रहेगी, फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी। इसको हम डाल देते हैं आर्टिकल 300A में, है ना। मतलब ये एट प्रेजेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है आपका, प्लस ये एक तरीके का लीगल राइट है, ये एक तरीके का लीगल राइट है ना, बट क्या नहीं है, ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि अब आप ये नहीं कि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, अब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है कि इसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करेगी, अब इसको ऑर्डिनरी तरीके से ट्रीट करेगी जैसे बाकियों को ट्रीट कर रही, और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, समझा क्या, आप अपील के थ्रू जा सकते हो, पहले तो डायरेक्ट भी जा सकते थे, समझा क्या। तो ये बोलती है इसमें, ठीक है, 44th के बाद ये चीजें कर दी गई, है ना। और वहां पे तो आपको बता ही दिया मिनर्वा मिल्स में क्या बोला था उसने, ठीक है। तो एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, एट प्रेजेंट की बात करें अगर हम, एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, तो ये बात याद रखना कि एट प्रेजेंट अभी भी फंडामेंटल राइट ज़्यादा महत्व देते हैं किससे, डीपीएसपी से।
मतलब अगर टकराहट होगी तो मेन कौन सा माना जाएगा, फंडामेंटल राइट भी माना जाएगा। बट इसको क्या इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बट इसको भी किया जा सकता, कैन बी इम्प्लीमेंटेड, है ना। इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे, इसको अमेंड करके, इसको आप क्या कर दो, अमेंड कर दो, है ना। इसको अमेंड करके इनमें कुछ चेंज करके, क्योंकि हमको हार्मनी बनानी है, दोनों में एक समन्वय बनाना है, तो क्या होगा, ये होगा। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, ठीक है। मतलब और पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कब तक, जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे, है ना। जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इसको अफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये बने रहेंगे, समझा क्या। नेक्स्ट ये बोलती है, एक केस हुआ था वामन राव केस, है ना, वामन राव केस हुआ था। इसमें एक चीज ये बोल दी कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट, ये क्या था, ये था आपका 24 अप्रैल 1973। इस दिन क्या हुआ था, केशवानंद भारती का केस। इसमें क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, इसमें बोला था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताया गया। तो इस केस में, वामन राव केस में, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, इस दिन के बाद से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, ठीक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो सब हैं, उसमें सब में बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, है ना, विल अप्लाई। मतलब इसके बाद आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं सब में बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, समझा क्या। और मतलब इन सब का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, समझा क्या। 2007 में एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं आईआर कोलो केस, आईआर कोलो केस, है ना। इस केस में क्या बोला गया था कि जो 9 शेड्यूल में जो अभी तक आप डालते जा रहे थे ना, आपको हमने बता दिया था, क्या वामन राव केस में भी बोला कि भाई ये सब पे बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, इन सब का जुडिशियल रिव्यू होगा, वामन राव केस में भी बता दिया था, और केशवानंद भारती में भी आपको बता दिया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट मत करना, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपने अफेक्ट कर दिए, और वो सब आपने 9 शेड्यूल में डाल दिए। और 9 शेड्यूल में क्या लिखवा दिया था आपने कि हाँ, तो ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये लिखवा दिया गया था। और वो कहाँ पे लिखवाया गया था, वो था 31 का जो बी था, 31 का बी, 31 का सी में तो 31 के सी में तो 39 का बी और सी की बात की है ना। और ये जो 31 का ए था उसमें क्या था, 31 का ए में 5 लॉज थे, 31 के ए में 5 लॉज थे, 31 के ए में 5 लॉज थे, 31 के बी में क्या लिखा है, 9 शेड्यूल में जो चीज डाल दी गई थी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना था। तो अब बोला आईआर कोलो के इसमें क्या कि इस दिन के बाद से जितने भी एक्ट आपने डाले होंगे सब ओपन है जुडिशियल रिव्यू, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, सब ओपन है जुडिशियल रिव्यू। सर तो आज क्या कंटेक्स्ट है, भले ही आपने कुछ भी डाल दिया गया होगा तो वो सब ओपन है जुडिशियल रिव्यू के लिए। 31 ए में क्या है, 31 ए में है 5 लॉज, वो अगर कन्फ्लिक्ट करते हैं 14-19 से तो कौन मान्य होगा, वो लॉज मानोगे। 39 सी में क्या लिखा है, 31 सी में लिखा है कि आर्टिकल 39 बी और सी को अगर लागू करते हैं और अगर वो टकराहट होती है 14, 19 और 31 से तो कौन सा मान्य होगा, 39 बी और सी। और 31 बी में क्या लिखा है, ये 9 शेड्यूल वाली बात कर रहा हूँ, समझा क्या। तो बस ये हो गया, प्रेजेंट कंडीशन समझ लिए, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए, और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट था तो समझ में आ गया। क्यों मैं बोल रहा था शुरू में कि यहाँ पे एक तरफ जुडिशियरी की टकराहट हो रही है, एक तरफ कार्यपालिका और विधायिका की टकराहट है, क्यों आर्टिकल 13 की टकराहट हो रही है, क्यों 368 की टकराहट, क्यों फंडामेंटल राइट की टकराहट हो रही है, डीपीएसपी की हो रही है, समझा गया। तो ये था उसका पूरा कंक्लूजन, समझा गया। नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्टिंग्विश करो किसके किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में, है ना। जब ये दो डिफरेंसेस आएगा तो अब हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। पहला ये याद रख लेना कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये काहे से डील करते हैं, ये डील करते हैं डोंट से, है ना, डोंट्स। और ये डील करते हैं डीपीएसपी काहे से डील करते हैं, वो करते हैं डूज से। मतलब ये क्या करते हैं, डीपीएसपी में क्या लिखा है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, है ना, तो ये स्टेट को डायरेक्ट करती है कि आप ये चीज़ें करो। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड ये स्टेट को क्या करती है, मना करती है कि ऐसा मत करो। तो ये स्टेट के लिए क्या है, डोंट की तरह एक्ट करता है कि भाई ये मत करो, फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना।
तो ये क्या करता है, स्टेट के लिए क्या है, डोंट की तरह करता है। ये स्टेट के लिए क्या है, डूज है, मतलब स्टेट को बोलेगा, इनकरेज करेगा कि ये कदम उठाओ, ये कदम उठाओ, तो इससे एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर ही मना करता है कि ये मत करो, ये मत करो, नहीं तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसको बोलते हैं ये नेगेटिव इन नेचर है। समझ में आ गया? ये नेगेटिव इन नेचर है। वहीं पर इसको ये करने की बात कर रहा है, डू की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है ना, क्लियर है? तो मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रोहिबिट करते हैं किसको, स्टेट को, किस चीज को करने के लिए, है ना। वहीं पर ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं स्टेट को कि आप ये करो, तो इसीलिए ये डोंट है, ये क्या, ये सॉरी, ये डूज है, ये क्या है, डोंट्स है। ठीक ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्या बताया, नेक्स्ट डिफरेंस जो होता है वो है जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो एक तरीके का जस्टिसिएबल है। मतलब क्या होता है फंडामेंटल राइट की जस्टिसिएबल का होने का, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर के उस चीज को एनफोर्स करा सकते हैं। वहीं पर ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये बताया ना कि भाई इसमें भले ही ये चीज लिखी है कि स्टेट को ये करना चाहिए, अगर स्टेट नहीं भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट जाकर के उन चीजों को लागू करवा सकते हो। भाई ये तो स्टेट के ऊपर है, करना है होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या कि भाई ये कैसा है, ये नॉन जस्टिसिएबल है और ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हमने समझा कि जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में क्या फर्क होता है। ठीक है, वहीं पे क्या बोल रहे हैं, ये लीगली एनफोर्सिएबल है कहीं पे, कोर्ट के द्वारा, है ना, अगर इसका वायलेशन होता है। वहीं पर ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है कोर्ट के द्वारा अगर इसका वायलेशन होता है। ठीक है, वहीं पर ये चीज याद रख लेना कि भाई किसी भी देश में हमको डेमोक्रेसी चाहिए, है ना। ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये डेमोक्रेसी 3 पिलर पर टिकी हुई है, एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और ये सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ से आती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, और ये जो 2 डेमोक्रेसी आती है ये लाती है डीपीएसपी। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डीपीएसपी से नहीं आएगी। यहाँ पे देखो डीपीएसपी है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, तीनों से ही आपकी तीनों तरीके की डेमोक्रेसी आ रही, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। इसमें से भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल तीनों ही इसी के लिए हैं। बट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ज्यादातर रोल फंडामेंटल राइट का कहाँ पर सीमित है, यहाँ तक सीमित है ना। ये इसको ज्यादा उतना ज्यादा फोकस नहीं करता, जैसे कुछ कुछ तो फोकस करता है, जैसे अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर लिए, है ना, इक्वालिटी, पर ज्यादातर वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करने की बात करते हैं। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड ये तो पॉलिटिकल वाला कौन कर रहा है, फंडामेंटल राइट। बाकी के जो 2 चीज छोड़ दिए गए हैं उसका केयर कौन करता है, डीपीएसपी करता है। मतलब डीपीएसपी के माध्यम से हम इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, ठीक है, और सोशल डेमोक्रेसी ला रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो आपका ये फंडामेंटल राइट्स है उसका मेन पर्पस क्या होता है, आप एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करो। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये देखो, ये लीगल सैंक्शन होता है, मतलब सरकार पे ये बाध्य होता है, सरकार पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कानूनी तौर पे कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। वहीं पर ये मोरल सैंक्शन है ना, मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है, मतलब ये तो सरकार के ऊपर है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो चाहेगी तो नहीं भी करेगी, तो मोरली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग है ना, ये तो एकदम लीगली बाइंडिंग है आप पर, लीगली बाइंडिंग है ये। ठीक है, ये ऐसा आपको जो इसमें लिखा है उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो केस चल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे ये लीगली बाइंडिंग नहीं, ये तो मोरली बाइंडिंग है, भाई उसके ऊपर है, करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, इस पे आप केस नहीं चला सकते। ठीक, तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, वहीं पे ये काहे पर फोकस करता है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना वो फोकस करता है इंडिविजुअल पर। ठीक है, ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी काहे पर फोकस करते हैं, वो सोसाइटी के को फोकस करते हैं। समझ में गया? तो फंडामेंटल राइट्स किस पर, इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं, एक व्यक्ति पर। डीपीएसपी कलेक्टिव होता है ना, ये इंडिविजुअलिस्टिक है ना, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। वहीं पर डीपीएसपी कैसा होता है, सोसाइटलिस्ट है, मतलब ये एक को नहीं पूरी सोसाइटी के हित की बात करता है ना, सबके कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो डीपीएसपी कैसे होते हैं, सोसाइटेरियन इन नेचर होते हैं, है ना, ये पूरी कम्युनिटी को वेलफेयर की बात करते हैं, जबकि ये क्या है कि वेलफेयर की बात करते हैं, इंडिविजुअल की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है ना, ये सोशलिस्टिक कंसेप्ट है, ये चीजें समझ ली। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इनको
अब देखो यहाँ पे मान लो मैं बोल रहा हूँ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अभी मैंने बताया था कि भाई, अभी क्या बताया मैंने कि भाई वो तो मोरली बाइंडिंग है, करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। तो इसको एनफोर्स कराने के लिए आपको लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, जैसे राइट टू वर्क था, है ना, राइट टू वर्क, उसको लाने के लिए सरकार ने मनरेगा लेके आए, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट है तो उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट है। फ्री लीगल एड की बात कर रहे थे तो उसके लिए नालसा एक्ट है, समझ में आ रहा। तो सबके लिए एक्ट लाया गया, फिर जाकर के उनको वो किया गया है, लागू करवाया गया है ना। ऐसे एनवायरनमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सबके लिए एक्ट ला करके उसको एनफोर्स कराया जाता है। वहीं पर इसके लिए फंडामेंटल राइट के लिए तो कोई लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हर वक्त आपके पास अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको वैसे ही एनफोर्स करके रखा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स होता है ऑलरेडी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बताएगा कि भाई शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं रहेगा, है ना। वो तो हमेशा आपके पास फंडामेंटल राइट है ना, तो मतलब ये ऑटोमेटिक एनफोर्स होता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा आपके पास लगा हुआ है। मतलब आर्टिकल 19 आप जब तक हो, जब तक नॉर्मल सिचुएशन है, इमरजेंसी नहीं लगी, वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। सरकार बताएगी नहीं कि मंडे टू फ्राइडे आपको ये फंडामेंटल राइट रहेंगे, तो मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिकली एनफोर्स। वहीं पर ये ऑटोमेटिक नहीं होते, इसको तो एनफोर्स कराया जाना पड़ता है ना। तो ये देख लिया, एनफोर्स कराया जाना पड़ता है, ठीक। वहीं पर मैं क्या बताया कि भाई कोर्ट क्या होती है, बाउंड होती है, कि अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है डीपीए फंडामेंटल राइट से, तो उसको क्या कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है ना। ये है लॉ, ये टकरा रहा है किससे, फंडामेंटल राइट से, तो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर ये फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर से अफेक्ट कर रही है ना। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कोर्ट। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपका आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 इस चीज की बात करता है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर डीपीएसपी के केस में, तो डीपीएसपी तो में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको अगर वो कन्फ्लिक्ट कर रही है कोई किसी डीपीएसपी से, तो उसको आप इन मतलब लॉ इनकंसिस्टेंट हो रही तो उसको आप इनवैलिड डिक्लेयर कर दोगे और वो कर दोगे, है ना। बल्कि ये तो ये तो बेकन की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें तो और अच्छा है कि अगर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी लॉ को इंप्लीमेंट करते हो तो वो तो और जल्दी से वेरीफाई कर देती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, देखेगी क्या, अच्छा ये डीपीएसपी में लिखा है, डीपीएसपी में ऐसा लिखा था स्टेट को करने के लिए, इसलिए स्टेट कर रही है, तो ये तो और ग्रीन सिग्नल की तरह काम करती है, समझा क्या। हाउएवर दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, समझा क्या। तो ये तो और अच्छी बात है कि आप उसको इफेक्ट देने के लिए कर रहे हो, इसलिए और ग्रीन सिग्नल मिलेगी। इस केस में वो इनवैलिड थोड़ी डिक्लेयर कर देगी, वही लिखा है देखो, द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डीपीएसपीज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ये तो समझाई दिया मैंने, है ना। तो मतलब ये एक तरीके का, अब इसका यूटिलिटी देखेंगे तो उसमें और समझ में आ जाओगे कि ये बेकन की तरह कैसे एक्ट करती है, समझ में आ गया। तो ये हमने देख लिया क्या डीपीएसपीज में और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होते हैं।